फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो जो लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ उसका ताल्लुक रजिस्टर्स के कम्बिनेशंस के साथ है, रजिस्टर्स के जोड्स के साथ है। तो दो किस्म के जोड्स हैं। रजिस्टर्स को दो तरीक़ों से आपस में जोड़ा जा सकता है। एक तरीका सीरीज़ तरीका कहलाता है, जबकि दूसरा तरीका पैरेलल तरीका कहलाता है। तो इन दोनों तरीक़ों का कंपैरिजन आज हम डिस्कस करेंगे कि दोनों तरीक़ों में क्या फ़र्क है, दोनों तरीक़ों में फार्मूला को किस तरह से डिराइव किया जा सकता है। तो बिला ताख़ीर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रजिस्टर्स को जोड़ने का सीरीज़ तरीका, इसमें हम 3 रजिस्टर्स लेंगे, तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ तरीके से जोड़ देंगे। रजिस्टर हमारे पास है R1, R2 और R3। ये 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास। इन रजिस्टर्स के साथ हम एक स्विच लेंगे यानी कि की लेंगे और इसके साथ ही एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने आपस में इस तरीके से इनको जोड़ दिया। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का, वो V होगा। स्विच को हम यहाँ K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बैटरी अटैच करने की वजह से और स्विच को ऑन करने से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू I है। ये करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ तीनों रजिस्टर्स में से गुजरेगा, जिसकी वैल्यू सेम रहेगी I और I। करंट की वैल्यू तब्दील नहीं होगी। जबकि ये जो वोल्टेज है तीनों रजिस्टर्स के अलॉन्ग, इसकी वैल्यू चेंज होगी। इस रजिस्टर के अलॉन्ग इसकी वैल्यू होगी V1, जबकि इस रजिस्टर के अलॉन्ग इसकी वैल्यू होगी V2, जबकि इस रजिस्टर के अलॉन्ग इसकी वैल्यू होगी V3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने जिस चीज़ को फोकस करना है, जिस पॉइंट को, अगर आपने उस पॉइंट को यहाँ पिक कर लिया और उस पॉइंट को फोकस कर लिया तो ये इसका फार्मूला डिराइव करना और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो हम चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। रेजिस्टेंस, उसके बाद वोल्ट, उसके बाद करंट। तो रजिस्टर को हम एक साइड पर रख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि बाकी बचते हैं 2 फैक्टर्स, एक है वोल्टेज, एक है करंट। तो इन दोनों में से हमने ये फैसला करना है कि किसकी वैल्यू तब्दील होती है और किसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, करंट की वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर रजिस्टर के लिए चेंज हो रही है। हम क्या करेंगे, अपने फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वैल्यू हर रजिस्टर के लिए चेंज हो रही है, हम इनका इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस का। तो किस तरीके से, V = V1 + V2 + V3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो हमने यहाँ V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है और V3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओम्स लॉ को फॉलो करना है। उसके मुताबिक V1 = IR1, V की वैल्यू फिक्स है लिहाजा I आएगा। सिमिलरली V2 की जो वैल्यू होगी IR2, जबकि V3 की जो वैल्यू होगी वो होगी IR3। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जबकि एक और हमारे पास वैल्यू है जो कि ओहम्स के लॉ की वैल्यू है, जो कि हम जनरल वैल्यू हमारे पास, उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास बनेगी IRE का मतलब यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। क्या मतलब होगा यहाँ पर RE का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो V का वैल्यू हमने पुट कर दी। इसी तरह से IR1 + IR2 + IR3। तो कॉमन लेंगे राइट हैंड साइड से I को, ये बनेगा IRE = IR1 + R2 + R3। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, करंट की वैल्यू राइट साइड पर भी मौजूद है, करंट लेफ्ट साइड पर भी उसकी वैल्यू मौजूद है। तो ये वैल्यू कट जाएगी, बाकी बच जाएगा RE = R1 + R2 + R3। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमें 3 वैल्यूज दी हुई हों, 3 रेजिस्टेंसेस दी हुई हों, तब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज मोर देन 3 दी हुई हैं तो फिर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन प्लस RN। स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब रेजिस्टेंसेस की तादाद मोर देन 3 होगी, 3 रेजिस्टर से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस होंगी, तब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये दोनों फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे अहम पॉइंट जो कि आपने याद रखना है वो ये है, इसको मैं टिक किए देता हूँ। इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि यहाँ इस केस में जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज तरीके से कनेक्ट किया जाता है तो उसमें जो हमें इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हासिल होती है उसकी वैल्यू इस वैल्यू से भी ज़्यादा होती है, इस वैल्यू से भी ज़्यादा होती है, इस वैल्यू से भी ज़्यादा होती है। जब हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे होते हैं या हासिल करना चाह रहे होते हैं तो छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमें जो रेजिस्टेंस हासिल होती है उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद जितनी भी रेजिस्टेंसेस होती हैं उनके इंडिविजुअल वैल्यूज से ज़्यादा वैल्यू होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि रेजिस्टर्स का पैरेलल जोड़ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। तो इसमें हम रेजिस्टर्स को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, 3 रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास हैं, जैसा कि एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, एक रेजिस्टेंस R3। तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इन को यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं, इसी तरह से यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। इसके साथ हम बिल्कुल उसी तरह से की अटैच करेंगे यानी कि स्विच अटैच करेंगे और साथ ही बैटरी अटैच करेंगे जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। और यहाँ पर ये हमने बैटरी के साथ दोनों एंड्स को ए और बी को कनेक्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम जो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इसमें कौन सा करंट हम डिस्कस कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट होगा या इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर कन्वेंशनल करंट को डिस्कस किया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। यहाँ से करंट प्रोड्यूस होगा और ये करंट फ्लो करता हुआ जैसे ही एंड ए पर पहुँचेगा ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये करंट I1 होगा, ये करंट I2 होगा, जबकि ये करंट I3 होगा। वहाँ उस केस में करंट की वैल्यू फिक्स थी, चेंज नहीं हो रही थी, जबकि इस केस में करंट जब 3 पाथ में जाता है तो हर पाथ के लिए, हर रजिस्टर के लिए जो करंट की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अब बाकी रह गई बात, रजिस्टर तो फिक्स होती है, अब रह गई बात वोल्टेज की। तो वोल्टेज जो होगा रजिस्टर R1 के लिए V1 होगा, R2 के लिए V2 होगा, रजिस्टर R3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट होगा वो होगा V3। अब इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू ने नहीं बदलना। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, V यूज़ करेंगे, V यूज़ करेंगे, V यूज़ करेंगे। जैसा कि वहाँ करंट की वैल्यू सेम थी, चेंज नहीं हो रही थी, उसके लिए हमने I और I इस्तेमाल किया था। सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर रजिस्टर के लिए सेम है, लिहाजा इसको हम V और V के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो चीज़ चेंज हो रही है वो यहाँ पर करंट है, जबकि उस केस में जो वैल्यू चेंज हो रही थी वो थी पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह से जो वैल्यू चेंज हो रही है हमने उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमने I1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, I2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, I3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ओहम लॉ को फॉलो करने, ओहम लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो I1 की वैल्यू होगी, I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, जबकि I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, जबकि I3 इज इक्वल टू V ओवर R3। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी
ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब इन वैल्यूज़ को, जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं करंट की वैल्यू, I1 की, I2 की, I3 की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, दोनों टॉपिक्स अलग अलग हैं, इसी वजह से मैंने वहाँ भी उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, यहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो ये कभी भी दोनों टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते, बोर्ड के पेपर हों चाहे स्कूल लेवल के पेपर हों, कभी भी दोनों टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते। या तो रजिस्टर्स को जोड़ने का सीरीज तरीका पूछ लिया जाएगा, या रजिस्टर्स को जोड़ने का पैरेलल तरीका पूछ लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बिला ताखीर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो V/R/E, यहाँ पर भी E लगा लेते हैं, दैट इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो यहाँ V की वैल्यू को कॉमन लेंगे राइट हैंड साइड से, ये बनेगा V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इसमें आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है V दोनों अतराफ में मौजूद है, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी, तो जब ये कट जाएगा बाकी बच जाएगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। और कब इस फार्मूले से हम इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे? जब हमें 3 रेजिस्टेंसेस गिवन होंगे। इसी तरह से इफ द रेजिस्टर्स आर मोर देन 3 और n रेजिस्टर्स, फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा? 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन प्लस 1/Rn। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पॉइंट को डिस्कस किया, यहाँ भी हम इस फार्मूले में पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टर्स का, वो किस मकसद के लिए किया जाता है ऐसा कि रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, एक्टिव रहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। हमारे पास जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ होती हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं रेजिस्टर्स की, हम चाहते हैं कि मिनिमम रेजिस्टर हमें हासिल हो, मिनिमम रेजिस्टेंस हमें हासिल हो, और अगर वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टर्स को हम पैरेलल तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसी सूरत में हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हासिल होती है उसकी वैल्यू R1 से भी कम होती है, R2 से भी कम होती है, R3 से भी कम होती है। अगर इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज़ का कंपैरिजन किया जाए इफेक्टिव या इक्विवेलेंट वैल्यू के साथ, तो R1 की वैल्यू ज़्यादा होती है, RE की जो वैल्यू है वो इससे कम होगी, इससे भी कम होगी, इससे भी कम होगी। तो जैसा कि उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ मिल रही हैं और इक्विवेलेंट वैल्यू हासिल हो रही है, ये इक्विवेलेंट वैल्यू R1 से भी ज़्यादा है, R2 से भी ज़्यादा है, R3 से भी ज़्यादा है। जबकि इस केस में जो इक्विवेलेंट वैल्यू हमें हासिल हो रही है वो R1 से भी कम है, R2 से भी कम है, R3 से भी कम है। लिहाजा इन तीनों वैल्यूज से कम रेजिस्टेंस होगी और हमें मिनिमम रेजिस्टेंस हासिल होगी, जो हमारा मकसद था रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ने का। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। जिन दोस्तों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन व्यूअर्स को ये टॉपिक समझ आ गया है वो मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।